हम आपके क्लास 10th के साइंस की में बेसिकली बायोलॉजी में बात करें और मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली ऐसा चैप्टर जो बेहद आसान है तो कौन सा है, आप लोग क्या कहोगे? आवर इन्वायरमेंट, एक ऐसा चैप्टर जिसके मार्क्स आपको कंफर्म मिलते हैं, कुछ 2-4 टॉपिक्स को बना के आप लोग कंफर्म मार्क्स कर सकते हैं, वो केवल और केवल है आवर इन्वायरमेंट। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स को सुना होगा, लेकिन आई एम 100% डैम श्योर कि आप मेरे को सुनने के बाद आपको इस चैप्टर में डाउट नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है ये आपका चैप्टर, कौन से है इसके अंदर टॉपिक्स। देखो यार, शुरू करते हैं ना तो चैप्टर क्लिक करता है मेरे अंदर कि एग्जैक्टली यार सर ये बताओ कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है आवर इन्वायरमेंट का। तो एक शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब हमारे आसपास जो भी हम चीज देखते हैं वो क्या होता है आपका इन्वायरमेंट। अब देखोगे तो आपको क्लिक होगा कि यार हमारे पास दो ही चीजें हैं, हमारे आसपास एक लिविंग चीज है और एक और नॉन लिविंग चीज है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब आपस में इंटरेक्शन करती है ना तो वहां पे इकोसिस्टम बनता है। इन्वायरमेंट जो भी हमारे आसपास है उसको क्या बोलते हो आप लोग? इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की यही एक आसान सी बच्चों डेफिनेशन मैंने लिखी है, द सम, यानी कि सम का मतलब आप लोग क्या कह सकते हो? टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो एक ऑर्गेनिज्म को जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर सराउंड करते हैं बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? आपका इन्वायरमेंट। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द हम लोगों ने देखे हैं, पहला कौन सा शब्द है आपका? लिविंग, और दूसरा कौन सा है आपका? नॉन लिविंग। अब आगे जाके आप लोग देखोगे लिविंग और नॉन लिविंग को हम बायोटिक और एबायोटिक के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि इन्वायरमेंट का आपको समझ में आ गया होगा। व्हाटएवर जो भी आपकी चीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है ना, इट में भी लिविंग और नॉन लिविंग, उसको क्या बोलते हो बच्चों आप? इन्वायरमेंट। वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान से देखोगे तो इन्वायरमेंट में दो चीजें बच्चों, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। अच्छा, जो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आप लोग देखते हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, जितनी भी आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स देखते हो उनको हम यहाँ पे बायोलॉजी की टर्म में बोलते हैं एबायोटिक्स, ठीक है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। और अगर आप लिविंग थिंग्स की बात करते हो, ध्यान से समझो, तो लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या? आपका बायोटिक्स, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, ठीक है। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब क्या होगा? लिविंग। तब ये दोनों चीजें मिलके आपकी क्या बनाती हैं? ये दोनों चीजें मिलके आपको पता है ये आपके इन्वायरमेंट को बनाती है। क्लियर? और इन्वायरमेंट में भी जब ये दोनों चीजें आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट कर देती है, ये आपको जरूरी है समझना, जब ये दोनों चीजें आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट करती हैं तो इसी इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है बच्चों? इकोसिस्टम। मतलब इन्होंने क्या बना लिया है? मिलके, इन दोनों ने मिलके बना लिया है अपना इकोसिस्टम। क्लियर? यही डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है, एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। प्रकृति जो है, प्रकृति जिन चीजों से मिलके बनी है वो क्या है? इकोसिस्टम। मतलब मेन को स्ट्रक्चर, प्रकृति को, नेचर को स्ट्रक्चर देने वाला कौन है? इकोसिस्टम। और काम करने वाला भी कौन है? कौन यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करो चाहे फंक्शनल यूनिट की बात करो, दोनों ही कौन है? आपका इकोसिस्टम, ठीक है। जहां पे इंटरेक्शन होता है बच्चों किसके बीच में? बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट। दो तरीके के कंपोनेंट हमने बात की, एक कंपोनेंट है बायोटिक और दूसरा कौन सा है? एबायोटिक। दोनों के बीच में जहां पे क्या होता है? इंटरेक्शन होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इकोसिस्टम। तो आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है, वो नेचर, वो प्रकृति बच्चों किससे मिलकर बनी होती है? उसको स्ट्रक्चर कौन देता है? आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर देता है, और वही उसका फंक्शनल यूनिट होता है जहां पर आपके एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट मिलकर इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन पक्का आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अब आप कहोगे सर बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तो उनका क्या मतलब होता है? इनको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का भी अभी हम लोगों ने क्या मतलब किया था? हमने मतलब किया था कि बायोटिक मींस लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। क्लियर? तो लिविंग में आप नेचर में देखते हो एनिमल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गए आपके बायोटिक्स। और नॉन बायोटिक्स में या फिर एबायोटिक्स में आप एयर ले लो, सनलाइट ले लो, वाटर ले लो, रॉक एंड सॉइल ले लो, ये सभी क्या हो गए? एबायोटिक। दोनों मिलके बच्चों क्या बना देते हैं? आपका इकोसिस्टम। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों ये क्या कहलाता है? आपका इकोसिस्टम। आई होप कि इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि इकोसिस्टम का मतलब
मतलब क्या होता है। अब जब आप आगे चलोगे तो इकोसिस्टम को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहला आपका नेचुरल इकोसिस्टम और एक आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, चलो आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। नेचर जिनको फॉर्म करती है वही होगा आपका नेचुरल इकोसिस्टम, लेकिन ह्यूमन बीइंग, मैन जिनको फॉर्म करता है, जिन इकोसिस्टम को बच्चों, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम में आपके फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, ओशियन समुद्र हो गए, अच्छा डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब आपके जो रेगिस्तान हो गए, ठीक है, ये डेजर्ट हो गए। क्लियर है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों, ये सारे आपके नेचुरल इकोसिस्टम के हैं। नेचर ने जिन इकोसिस्टम को इंट्रोड्यूस किया या प्रोड्यूस किया, ह्यूमन ने किनको, जैसे अगर आपने कोई भी गार्डन बना दिया तो वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, इकोसिस्टम तो होगा, लेकिन वो किसने क्रिएट किया, ह्यूमन ने। दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप जू देख लो, जू भी क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अच्छा, फार्म लैंड देख सकते हो, एक्वेरियम देख सकते हो बच्चों, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे और कितने टाइप के इकोसिस्टम है और उनके एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप जब थोड़ा आगे चलोगे ना तो यहां पे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हो, उनके बीच में एक बड़ी ही मशहूर चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन। चेन का मतलब बच्चों होता है एक सीक्वेंस। फूड चेन का मतलब यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें, यानी कि फूड चेन का मतलब क्या, फूड चेन इज ए सीक्वेंस, ठीक है, जहां पे आप लोग ट्रांसफर करते हो मैटर का और एनर्जी का। ध्यान से समझो, फूड चेन में दो ही चीजें आप लोग ट्रांसफर करते हो। पहले बच्चा किसका करते हो आप लोग, मैटर का, और दूसरा किसका ट्रांसफर करते हो आप लोग, एनर्जी का। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम किस किस का ट्रांसफर करते हैं, हम मैटर का ट्रांसफर करते हैं, हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ द फूड, किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में, ये जरूरी है, किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी सीक्वेंस जहां पे हम लोग मैटर और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हो बच्चों, आप लोग बोलते हो फूड चेन। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक प्लांट है, क्लियर, ये क्या है बच्चों, प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, ये आपका एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट किस कैटेगरी में आता है, प्रोड्यूसर में। ठीक है, इसको कौन ईट करेगा, इसको हार्बिवर्स क्या करेंगे, ईट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि पहले लेवल पे। अच्छा, इसको भी एक आपका मेंढक, फ्रॉग ईट कर सकता है, जिनको बोलते हैं आप लोग कार्निवर्स। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अच्छा, इस फ्रॉग को कौन ईट कर सकता है, स्नेक खा जाता है, इसको क्या बोलते हो, कार्निवर्स, ये हो गया आपका टर्सरी। और स्नेक को ये आपका बाज खा जाता है, टॉप कार्निवर जिसको बोलते हो, ये हो गया आपका क्वार्टरली कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एक चेन बनी चली जाती है, जिसको आप लोग एक सीक्वेंस बनी चली जाती है। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ फूड, ये जरूरी है, इन द टर्म्स ऑफ फूड, ये जरूरी बच्चों आपको याद रखना। ठीक है, यहां पे हम लोग किसके टर्म्स में क्या कर रहे हैं, फूड्स की टर्म्स में क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चेन बनती चली जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर जो फर्स्ट लेवल पे प्रोड्यूसर को ईट करता है, अच्छा, प्राइमरी जो आपका कंज्यूमर है उसको ईट करता है वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी को जो ईट करता है वो टर्सरी, और ऐसे ही बच्चों आपकी क्या बनती चली जाती है, चेन बनती चली जाती है। तो आप क्या लिखोगे फूड चेन के केस में, फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इट कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फूड चेन। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखो, ये आपका प्रोड्यूसर था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी और क्वार्टरी, ये सभी कंज्यूमर्स है। ठीक है, इन सबको यहां पे डिकंपोज करने का काम कौन करता है, डिकंपोजर, यानी कि ये सभी मर जाएंगे। ठीक है, इनसे एक चीज होगा जो या तो इसको डिकंपोज करेगा या खुद ग्रो करेगा। क्लियर, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे हम लोग डिकंपोजर। तो इन सभी को डिकंपोज करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिकंपोजर। ठीक है, अब यहां पे एक जरूरी है, अलग अलग चेन देख सकते हो, जैसे यहां पे एक और चेन दी हुई है, फूड चेन। ठीक है, यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी, यहां पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपकी फूड चेन क्या होती रहती है, चलती रहती है। क्लियर, तो ये एक बेसिक चीज थी फूड चेन की, आई होप कि क्लियर होगी। अब इस फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं एक दूसरे को, जैसे प्राइमरी को सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी को टर्सरी ने, टर्सरी को आपका क्वार्टरी ने, तो ऐसे चेन चलती रही। तो एग्जैक्टली इसने कुछ ना कुछ एनर्जी यहां से गेन किया, इससे कुछ एनर्जी इसको मिलेगा,
इससे कुछ मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे एक लॉ काम करता है कि एग्जैक्टली जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का, इनकी फूड चेन में एग्जैक्टली कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, मुद्दे की बात यह है, इसको बोलते हो एनर्जी रूल। क्लियर है, एनर्जी रूल यहां पे ट्रांसफर होगा। क्लियर है, तो आपको जरूर जरूर ध्यान में रखनी है एनर्जी फ्लो इन स्ट्रेट लाइन इन द फूड चेन। फूड चेन में स्ट्रेट लाइन में आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसको बोलते हैं आप लोग 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है हर एक लेवल पे। और ये जितने भी लेवल है बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। आगे जाके पढ़ेंगे क्या बोलते हो, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फूड चेन में जितने भी लेवल्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हो, ट्रॉपिक लेवल, जो एक पर्टिकुलर एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जितनी एनर्जी थी 100% थी मान लो, उस 100% का 10% इसको मिलेगा, इस 10% का 1% इसको मिलेगा, और इसका 10 और इसका 10, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का फ्लो कितना होगा बच्चों, आपका 10% होगा। यही कहता है आपका 10% रूल। क्लियर, तो ये साफ साफ मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जब भी एक प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर को ईट करता है, तो ओनली जो एनर्जी ट्रांसफर होती है लेवल टू लेवल, ट्रॉपिक लेवल बच्चों कितनी होती है आपकी 10%। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एक नंबर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। अब चलते हैं आगे, फूड वेब। ध्यान से समझो, वेब का मतलब एक आपस में नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क, ठीक है। फूड चेन जब आपस में कनेक्टेड होती है ना, डिफरेंट फूड चेन, तो उसको क्या बोल देते हैं आप लोग, फूड वेब बोल देते हैं। यही मैंने लिखा हुआ है, एन इंटरेक्शन ऑफ द वेरियस फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन का इंटरेक्शन बच्चों क्या कहलाता है, कम ऑन क्या कहलाता है, यस, फूड वेब, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, और ये इसको खा जाता है, ठीक है, ये इसको खा जाता है, और ये आपस में क्या है सभी, ये क्या है आपका, इनका इंटरेक्शन है। यस बच्चों, क्या है आपका, इनका आपस में क्या है, इंटरकनेक्शन कह दो या फिर इंटरैक्शन कह दो, ठीक है। इनका आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्शन। डिफरेंट फूड चेन का आपस में इंटरेक्शन या इंटरकनेक्शन बच्चों क्या कहलाता है, आपका फूड वेब कहलाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं आप लोग बराबर तरीके से समझ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। अब ध्यान से समझो, ये जो फूड चेन है, ये जो फूड आपस में खाते हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्रोड्यूसर हो, यहां पे एक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। जो आपका टॉक्सिन है, जहर है, वो इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में। किसके थ्रू एंटर करता है, फूड के थ्रू ही एंटर करता है। आप सभी को नहीं पता, फूड के थ्रू आपका क्या करता है, ये एंटर करता है। अब ध्यान से देखो, दो तरीके से कैसे करेगा, दो ही तरीके हैं। एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं और आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, खेतों में हम लोग भी यूज करते हैं यूरिया वगैरह, वो सभी क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली होंगे क्या, ध्यान से देखो, केमिकल लीच इनटू द सोइल एंड मेक द टॉक्सिक अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, ठीक है। आपकी मिट्टी में वो केमिकल्स मिल जाएंगे और वो मिट्टी को टॉक्सिक कर देंगे, और जब प्लांट उनसे न्यूट्रिशन लेंगे बच्चों, तो वो प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, और वो टॉक्सिन उस प्लांट से और हम तक, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है। अब चलते आगे, केमिकल गेट एब्जॉर्ब द प्लांट व्हिच लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन इन द प्लांट पार्ट। ये बात मैं बता चुका हूं, ठीक है। मिट्टी या फिर पानी के थ्रू वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जब प्लांट उनसे आपका न्यूट्रिशन लेते हैं ना, तो उस टाइम पे वो प्लांट्स के अंदर मिलके और उनके फ्रूट्स के थ्रू हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके जो फर्टिलाइजर और जो आपकी पेस्टिसाइड्स है, आपके खाने को क्या बनाते हैं, आपके बेसिकली टॉक्सिक बनाते हैं। क्लियर, अच्छा, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर लीच इनटू द वाटर बॉडीज। अच्छा, ये जरूर वाटर बॉडीज को भी क्या करते हैं, लीच करते हैं, जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म के साथ भी बहुत बुरा होता है, जब टॉक्सिन आप लोग मिला देते हो, तो टॉक्सिन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यार मर भी जाते हैं। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान में रखना है कि हमें अवॉइड करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन। टॉक्सिन हम यूज करना ही छोड़ दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं है यार, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज होती हैं, या फिर कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्टिसाइड से अपनी फसल को बचाने के लिए नहीं होती है, इनडायरेक्ट वे में ये हमें ही हार्म करती है। दैट्स व्हाई हमारा जो लाइफ साइकिल है आज बहुत छोटा हो चुका। क्लियर, तो ये एक बेसिक सी बात थी जो आपके सिलेबस में थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हाउ डू वी एंश्योर दैट द टॉक्सिन्स डोंट एंटर इन द फूड चेन, कैसे एंश्योर करें, इसका आंसर आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, क्या बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताना। क्लियर, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो, ठीक है। एप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका आंसर भी यहीं पे कहीं ना कहीं आपको मिल गया होगा। वेस्ट मैनेजमेंट करने का, ध्यान से देखो, दो तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और बच्चों दूसरा कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जो कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्यूर में और बाद में उसको किसमें, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है, जो खाद वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
या फिर जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्लियर। ऐसे ही आपका लकड़ी है वो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। तो जो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा तो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आपके जूट के बैग हैं, ठीक है, ये आपका कपड़ा है, ठीक है, ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, क्लियर। और यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक वगैरह है वो सब क्या है बच्चों, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्लियर। तो दोनों तरीके का मैनेजमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट को हम यूज करने के लिए बच्चों 3R का फॉर्मूला यूज करते हैं। यस, क्या यूज करते हैं, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखो, प्लास्टिक की जगह हम जूट का इस्तेमाल कर दे, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तनों की जगह अगर हम मेटल के बर्तन या कागज, जैसे पत्तियों के पहले पत्तल जो चलती थी, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर दे, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। रीयूज का मतलब जैसे ये आपका एक प्लास्टिक का प्रॉपर कंटेनर खाली हो गया, ठीक है, क्या हो गया, खाली, इसको हम लोग क्या कर दे, ये रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है, दोबारा यूज करना, ठीक है, दोबारा प्रयोग करना। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो गांव में तो होती है, ठीक है, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस बोतल का दोबारा प्रयोग कर लिया गया, इस कपड़े का दोबारा प्रयोग कर लिया गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीयूज। और रिसाइकल का मतलब जैसे अगर पेपर अलग से आप लोग इकट्ठा कर लो, ठीक है, ऐसे ग्लास आप लोग इकट्ठा कर लो, फूड अलग से इकट्ठा कर लो, मेटल अलग से इकट्ठा कर लो, प्लास्टिक अलग से इकट्ठा कर लो, अब इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा किसी ना किसी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं रिसाइकिल। तो हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट के 3R हो गए बच्चों। 3R कौन कौन से हो गए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, ठीक है, रीयूज, और तीसरा क्या हो गया आपका, रिसाइकिल। तो आपको ये जरूर जरूर ध्यान में रखना, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे चले तो व्हाट डज ए सनस्क्रीन डू, अब ये क्यों पढ़ाया गया आपको क्लियर हो जाएगा। सनस्क्रीन क्या करती है, आपकी बॉडी को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। सनस्क्रीन का बेसिकली यही काम होता है। अब ध्यान से देखो, अगर आपके अल्ट्रावायलेट रेज से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, ह्यूमन बॉडी को कैटरेक्ट जैसी समस्या हो सकती है, अच्छा एजिंग, उम्र हो सकती है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है अगर अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आपकी बॉडी आती है, हेयर डैमेज हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, और स्किन कैंसर सबसे बड़ा कारण है। ये किसके कारण है, अगर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आपकी बॉडी आती है। अच्छा, सेम काम, एल्ड डिक्रीज हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ब्लाइंडनेस और आई कैंसर, ये आपके एनिमल्स में देखने को मिलता है। कब, जब वो किसके कांटेक्ट में आते हैं बच्चों, वो आपके अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि हमारी जो सन में तो अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, तो हमारी अर्थ तक क्यों नहीं पहुंच पाती, तो बच्चों उसका कारण है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। बेसिकली एक लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी अर्थ को क्या करती है, बचाती है, ठीक है। जो हमारी अर्थ की सनस्क्रीन है वो क्या है आपकी, वो है आपकी ओजोन, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। व्हाट इज ओजोन लेयर, मैंने बता दिया, O3 मॉलिक्यूल होता है, क्लियर। O2 मॉलिक्यूल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वैसे तो रेडिकल होता है लेकिन आप देसी में समझो, 10th क्लास में इतना आता है O+O, ये O2 इस O के साथ मिलके बच्चों क्या बना देता है, O3, और यही क्या हो जाता है बच्चों आपका ओजोन, क्या हो जाता है आपका ओजोन, क्लियर है। तो मैं इसका पूरा स्पेलिंग लिख देता हूं, चलो, ये क्या हो जाता है आपका ओजोन। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये आपकी जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज है, बीच में ऑक्सीजन है, इसके साथ ये इस मॉलिक्यूल को तोड़ देती हैं, ठीक है। O2 किसमें टूट जाएगा, O+O में, ठीक है। अब आगे जाके जो ये O सिंगल O है, ये O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, O3, ओजोन लेयर बना देता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आएगा, ये देखो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओजोन का क्या बन गया, एक लेयर बन गया, ठीक है। पहले नहीं था कि ये रीजन बनेगा, ठीक है। ये रीजन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी अर्थ को, ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो नेचुरल चीजें हैं, ओजोन लेयर आपका एक तरीके से प्रोटेक्शन लेयर है या सनस्क्रीन है जो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बताता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन लेयर में एक छेद हो गया बच्चों, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, ओजोन डिप्लेशन। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये आपको ओजोन डिप्लेशन दिख रहा है, ये आपका अंटार्कटिका पे है बच्चों, कहां पे है, ये आपका अंटार्कटिका पे, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से देखो, ये क्या करती है असल में, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज है ये आपको वापस भेज देती है, लेकिन ओजोन डिप्लेशन होगा तो इसके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में आ जाएंगी और ह्यूमन बॉडी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आ सकती है, ठीक है। सोर्स ऑफ CFC, ये CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना, क्या मतलब होता है इसका, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा केमिकल जो ओजोन के डिप्लेशन के लिए एक तरीके से रीजन है, कोज है, अकाउंट है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर क्या हुई है? टूट गई है या फिर उसमें छेद हो गया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता था, ठीक है। एरोसोल्स में इसका यूज होता था, क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज होता था। अब बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, सबसे पहले यूएसए ने बैन किया था, ठीक है। अब इसकी जगह और बहुत सारे केमिकल आ गए जो आपकी ओजोन लेयर को एक तरीके से उसमें होल नहीं करते। क्लियर? तो यहां पे आई होप कि क्लियर हो गया होगा इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल, डोनेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, बता चुका हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ओजोन लेयर के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये एक बेसिक सी बात थी जो आपको ये बेसिक सा चैप्टर आपको एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी देके गया होगा बच्चों, और मैंने उम्मीद किया है कि करीब करीब आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका चैप्टर, ये लेक्चर आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरे, और बेसिकली आप लोग ऐसे ही अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।